डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेटर का ये दूसरा लेक्चर है बेसिकली, जिसमें हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। आखिर हम लोग अल्टरनेटर में जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होता है उसका कुछ न कुछ आपका इम्पॉर्टेंस होगा, उसके बारे में हमारा डिस्कशन करेंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हम लोग जानते हैं ऐसा कि अल्टरनेटर रन करता है ऑलवेज सिंक्रोनस स्पीड से, ठीक है। ये अल्टरनेटर ऑलवेज रन अल्टरनेटर ऑलवेज रन एट सिंक्रोनस स्पीड। ये ऑलवेज जो होता है किससे रन करता है सर? सिंक्रोनस स्पीड पर रन करता है, जो कि क्या होता है बताइए, ns इक्वल टू क्या होता है 120f/p होता है। इसका हम प्रूफ करेंगे आगे चल के एक दो क्लास बाद। ns इक्वल टू क्या होता है 120f/p होता है सिंक्रोनस स्पीड का, ये बात होता है ns इक्वल टू 120f/p। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे एंड टरबाइन जो यूज होता है हम लोग को जनरेटिंग स्टेशंस में, वो गुड इफिशियंसी होता है। द स्टीम टरबाइन with good efficiency, the steam turbine gives good efficiency at 3000 rpm to 3600 rpm। ये जो देता है सबसे ज़्यादा, अगर इसका इफिशियंसी माना जाए कब होगा, जब 3000 आरपीएम से 3600 आरपीएम हुआ। स्टीम टरबाइन मतलब स्टीम पावर प्लांट में, जैसे थर्मल पावर प्लांट में जो यूज हो रहा है। अब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो होता है जनरेशन किस में होता है? थर्मल पावर प्लांट में। जनरली अगर बात करें इंडिया में लगभग 70% इलेक्ट्रिसिटी किस में आपका जनरेट हो रहा है बताइए? थर्मल पावर प्लांट में जनरेट हो रहा है। तो यानी कि थर्मल पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट का हम बात करेंगे, जो कि वहाँ पर जो टरबाइन है उसका इफिशियंसी क्या होता है 3000 से 3600 आरपीएम तक अच्छा होता है। अगर उसका इफिशियंसी अच्छा है तो अगर उतना ही स्पीड में अगर अल्टरनेटर को अल्टरनेट करवा दिया जाए या रोटेट करवा दिया जाए तो बताइए अल्टरनेटर का फिर फ्रिक्वेंसी क्या होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि n इक्वल टू क्या होता है 120f/p, 120f/p है सर। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? np बाई कितना? f इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ से f इक्वल टू हो जाएगा np डिवाइड बाई कितना 120, जहाँ पर वेयर कौन क्या है बताइए? आप जानते हैं सर, वेयर n बराबर क्या है? स्पीड है इन किस में? rpm मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है। और ये जो p जो है से क्या है बताइए? ये जो p जो है आपका नंबर ऑफ क्या है बताइए? पोल है। p क्या है? नंबर ऑफ पोल है। n जो है से क्या बताइए? स्पीड इन क्या है? rpm है। इस तरीके से बात करेंगे। अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल अगर 3600 आरपीएम है, अगर हमारा 3600 आरपीएम है या 3000 आरपीएम है और पोल की संख्या 2 है, फॉर p बराबर 2 माने और n बराबर मान लिया जाए कि आपका 3000 आरपीएम है। अगर ऐसा होगा फॉर p बराबर कितना 2 और n बराबर इतना आरपीएम होगा, तब बता दो कि f इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? n के जगह 3000 गुने 2 बटा कितना 12 120। अब देखो हमारा एक कितना होगा बताइए? 6 दूनी 12 और 6 5 30 50, यानी फ्रीक्वेंसी कितना होगा 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज कहाँ होता है सर फ्रीक्वेंसी? सर इंडिया में होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करेंगे फॉर p बराबर 2 और n बराबर अगर 3600 मैक्सिमम आरपीएम को अगर यूज करें, तो f इक्वल टू क्या होगा बताइए? f इक्वल टू क्या होगा 3600 इंटू 2 डिवाइड बाई कितना होगा बताइए? 120। कैलकुलेट कीजिएगा तो 60 आएगा, 6 6 36 लगभग 60 आएगा, 60 हर्ट्ज आएगा किसमें? यूएसए में आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि इंडिया का फ्रीक्वेंसी जो होता है से कितना होता है 50 हर्ट्ज, ये है 60 हर्ट्ज। आखिर हमारा सब जगह एक ही क्यों नहीं हुआ? देखो यूएसए छोड़ करके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका छोड़ करके पूरा लगभग विश्व में एशिया, यूरोपियन कंट्री जो भी है, ऑस्ट्रेलियन कंट्री जो भी है, सब में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है एक्सेप्ट यूएसए।
एक्सेप्ट यूएसए। क्यों? क्योंकि यूएसए जो था सबसे ये देखा कि इतना आरपीएम में है तो वो मैक्सिमम आरपीएम ले करके और वहाँ पर जनरेशन स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ क्या हुआ, उस टरबाइन को मैक्सिमम लेकर के स्टार्ट कर दिया और बहुत सारा इक्विपमेंट वगैरह बना दिया, बहुत सारा इक्विपमेंट वगैरह बना दिया, तो अपना उसको मेंटेन किए रह गया। ठीक है, बात समझे। लेकिन अदर कंट्री जो है मैक्सिमम नहीं, कुछ और रीजन के कारण फाउंडेशन वगैरह अच्छा नहीं हो और कुछ अच्छा नहीं हो, इस कारण से मिनिमम स्पीड को लेकर के चला, मिनिमम स्पीड को लेकर के चला, तो अदर कंट्री कितना में रह गया, 50 हर्ट्ज। और शुरू से ऐसा ट्रेंड बन गया। कोई कंट्री चाहता कि 3200 भी ले, तो लेकिन यहाँ पर एक क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ, IEEE क्या डेवलप हुआ बताइए, IEEE। जैसे कि आपका मान लें कि इंडियन बैंक का बात करें, इंडियन बैंक में बात करेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक है। अगर सोचो कि अगर भारतीय रिजर्व बैंक नहीं रहती तो क्या होता। अब मान लिया HDFC के पास जाते, बोलता कि अभी 1 रुपया जो चल रहा है उसका वैल्यू हम 50 पैसा देंगे। अब PNB के पास जाते, बोलता है 1 रुपया का वैल्यू जो है हम 0.8 रुपीज़ देंगे। ठीक है, कोई अभी बोला कि अभी का करेंट रुपया है, SBI बोलता कि हम 1.2 रुपीज़ देंगे। ठीक है, और हमारा इंडसइंड बैंक बोलता कि हम तो इसको मान ही नहीं करेंगे, हमारे लिए अलग पैसा है। ठीक है, तो बताइए कस्टमर को कितना ज़्यादा डिफिकल्टीज होता कि नहीं होता। लेकिन RBI बन गया है तो जो भी NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है या बैंकिंग जो भी है सेक्टर, सबको RBI के रूल को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, RBI जो गाइडलाइन जारी करेगा सबको क्या करना पड़ेगा बताइए, फॉलो करना पड़ेगा। जैसे नोटबंदी हुआ था, एक नोटबंदी अगर मान ली अलग अलग सब बैंक रूल रहता तो एक बोलता हम नहीं करेंगे, लेकिन RBI के गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी है सभी को, तो वो गाइडलाइन के हिसाब से सब हुआ। इसी तरह से मान लिया जाए कि ये 50 हर्ट्ज की अगर फ्रिक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज अगर फ्रिक्वेंसी है पूरा अगर वर्ल्ड में है, तो ये कौन डिसाइड करता है, IEEE। इसका नाम क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। IEEE मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ, इसका मतलब हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ किसका सर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये IEEE क्या डिसाइड करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सब जगह फिक्स फ्रीक्वेंसी है, तो इससे फ़ायदा क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में फ़ायदा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई प्रोडक्ट मान लिया कि मीटर बन रहा है या फिर और कोई भी मीटर बन रहा है, वो मान लिया 50 हर्ट्ज पर बन रहा है, हम उसको सप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में करना चाहते हैं, हम बेचना चाहते हैं पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान का जनरेशन अगर अलग होगा, फॉर एग्जांपल 50 हर्ट्ज की जगह 60 हर्ट्ज होगा, तो हमारा इक्विपमेंट काम नहीं करेगा। हम अपना बेचना चाहते हैं श्रीलंका को, श्रीलंका में अगर अलग होगा तो ये इक्विपमेंट काम नहीं करेगा। अगर हमारा बेचना चाहते हैं कोलंबिया में तो नहीं काम करेगा, ऑस्ट्रेलिया में बेचना चाहते हैं तो नहीं काम करेगा, अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहेगा तो। चाइनीज़ सामान इंडिया में सेम है, चाइनीज़ सामान अमेरिका में सेम है, चाइनीज़ सामान अगर वर्क करेगा पाकिस्तान के लिए सेम है, चाइनीज़ सामान नेपाल के लिए सेम है, अदर जो भी कंट्री है सबके लिए क्या सेम ही सामान को अपने यहाँ बना रहा और इम्पोर्ट कर रहा है। अगर मान लिया जाए भारत का फ्रीक्वेंसी हमारा चाइना का अगर 50 रहता, भारत का मान लिया कि 60 रहता, हो सकता है कि अदर पाकिस्तान का मान लिया 70 हर्ट्ज रहता, भूटान का मान लिया 30 हर्ट्ज रहता, श्रीलंका का मान लिया जाए कि 45 हर्ट्ज रहता, नेपाल का अदर जो देश है मान लिया जाए कि वियतनाम है, वियतनाम का कुछ अलग रहता फ्रीक्वेंसी। अगर सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहता तो बताइए चाइना जो है एक जगह सामान बना करके सब इंपोर्ट नहीं कर पाता। भाई भारत में अगर मार्केटिंग करना है तो भारत के लिए अलग प्लांट लगाता, पाकिस्तान में मार्केटिंग करना है तो पाकिस्तान के लिए चाइना अलग प्लांट लगाता, अगर जगह मार्केटिंग करना है तो उसके लिए अलग प्लांट लगाता। तो बताइए कितना ज़्यादा इकोनॉमिकल घाटा लगता। बताइए सेम चीज़ को बनाने के लिए डिफरेंट इंडस्ट्री लग रहा है, बहुत सारा प्लांट लग रहा है, तो बताइए ओवरऑल बिजली का कॉस्ट क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट क्या होता है, बढ़ता कि घटता, आप ही बताइए। ओवरऑल सर बढ़ेगा। ठीक है, तो इस यानी कि बोल सकते हैं कि जनरेटिंग स्टेशन और कंज्यूमर के बीच हैवली अंडरस्टैंड हो, इसके लिए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी इंटरनेशनल मार्केट ग्लोबलाइजेशन हो पाएगा। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है कि ग्लोबलाइज हो जाना, जैसे कि आप एक गांव में दुकान है तो गांव में बेच रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन के कारण का पूरा भारत में बेच रहे हैं, फिर क्या पूरा विश्व में बेच रहे हैं। ठीक है, जैसे ग्लोबलाइज आपका जैसे बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मान, पहले क्या था कि ऑफलाइन जो बच्चे पटना में आ रहे थे वही पढ़ पा रहे थे, लेकिन अब क्या
मधुबनी में है, मोतिहारी में है, छपरा में है, मुजफ्फरपुर में है, दिल्ली में है, नागपुर में है, हैदराबाद में है, पंजाब है, हरियाणा है, या भारत के कोई भी स्टेट में, इवन नेपाल के भी बहुत सारे बच्चे इनरोल हैं। तो कोई भी जगह पर अगर हम बात करें तो कहीं से कहीं भी स्टडी हो रहा है। तो ये किसके माध्यम से हुआ? ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से हुआ। अगर एक एप्लीकेशंस नहीं होता तो क्या ग्लोबलाइजेशन होता? तब कौन है इसको मैच कर रहा है बताइए? प्ले स्टोर में है, हर जगह पर प्ले स्टोर है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, इसी तरीके से IEEE अगर नहीं बोलता कि सबको 50 सर्च लीजिए, तो पूरा वर्ल्ड जो होता है कंफ्यूज कर जाता कि हम कहाँ मार्केटिंग करें, सबके लिए अलग अलग प्रोडक्शन करना पड़ता, बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता सर। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे मेरा बातों को कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का कितना महत्व है। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का सबसे पहला महत्व का अगर हम बात करें, सबसे पहले टू हेवली अंडरस्टैंड बिटवीन कंज्यूमर एंड जनरेटिंग स्टेशंस कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इज एसेंशियल। पहला जो है इंपॉर्टेंस, इसको नोट करने के बाद हम लिख रहे हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मिटा रहे हैं, उसके बाद लिखिएगा। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जो है टू हेवली अंडरस्टैंड बिटवीन, कहाँ पर बताइए? कंज्यूमर एंड जनरेटिंग स्टेशन। टू हेवली अंडरस्टैंड, टू हेवली मतलब ज़्यादा मात्रा में, हेवली अंडरस्टैंड बिटवीन कंज्यूमर एंड जनरेटिंग स्टेशन, कंज्यूमर एंड जनरेटिंग स्टेशन, कंज्यूमर एंड जनरेटिंग स्टेशन, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इज इसेंशियल। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? इसेंशियल होगा। टू हेवली अंडरस्टैंड बिटवीन कंज्यूमर एंड जनरेटिंग स्टेशन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इज एसेंशियल। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, बात समझे। पहला जो हम बताएं, क्यों? क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट बनेगा तो हमारा क्या होगा? हर दूसरे देश से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा जितना भी जनरेटिंग स्टेशन है, all the generating stations are connected to grid. all the generating station are connected to grid. It is nothing but parallel operation of alternator. For parallel operation of alternator, constant frequency is required. अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसका मतलब हुआ ऑल जनरेटिंग स्टेशन कनेक्टेड टू ग्रिड, जो कि पैरेलल ऑपरेशंस ऑफ अल्टरनेटर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें नेशनल थर्मल पावर प्लांट का, NTPC का। तो NTPC मान लिया जाए कि कहलगांव है, वो हमारा कुछ मान लिया 50 मेगावाट का बिजली पैदा कर रहा है, ठीक है। अदर कोई है वो 100 मेगावाट का बिजली, मान लिया नवीनगर है। NTPC मान लिया कहलगांव है, NTPC मान लिया नागपुर है, ठीक है। तो सब अपने आप से कुछ न कुछ बिजली जनरेट कर रहा है। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल NTPC नागपुर में बिजली जनरेट हो रहा है फॉर एग्जांपल, और आप NTPC मान ले जाए कि नागपुर जनरेट कर रहा है महाराष्ट्र में, और उसको बिजली खरीदना चाहता है क्या? बिहार। या फिर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल झारखंड में बिजली जनरेट हो रहा है, उत्तर प्रदेश उसका बिजली परचेज करना चाहता है, तो कैसे करेगा सर? कोई न कोई एक सिस्टम होना चाहिए जिसको क्या बोलते हैं? ग्रिड, जो कि PGCIL है, पावर ग्रिड, जो कि सारे स्टेट को इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्ट करता है। अगर हमारा सबका अगर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा तो ग्रिड कनेक्ट नहीं हो पाएगा। यानी कि हम चाहते हैं कि सारे जगह के इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह जमा करके एक बल्क मात्रा में प्रोडक्शन करें। इसके लिए सारे पावर को प्रोडक्शन करने के लिए क्या है? सारे को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी नहीं हो पाएगा तो सारे जनरेटिंग स्टेशन जो है ग्रिड से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ग्रिड से कनेक्ट होने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि आपका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि
एक जगह का फ्रीक्वेंसी अलग है। मान लें कि एनटीपीसी बाढ़ का जो फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ज है और एनटीपीसी कहलगांव का 45 हर्ज है, एनटीपीसी नबीनगर का मान लीजिए कि आपका 40 हर्ज है, एनटीपीसी नागपुर का मान लीजिए कि 43 हर्ज है। तो सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो सब बिजली को एक साथ हम लोग नहीं जोड़ पाएंगे, एक साथ हम लोग ग्रिड में नहीं कनेक्ट पाएंगे। यानी कि जहाँ पर जनरेशन हो रहा है वहाँ तो यूज हो जाएगा, लेकिन उसको अदर जगह पर हम सप्लाई करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए आपस में इंटरकनेक्टेड ग्रिड हो, इसके लिए आपको मेनली टारगेट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। यानी कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा तो पैरेलल ऑपरेशन संभव नहीं है। यदि आपके एरिया में बिजली पैदा नहीं हो रहा तो आप अंधेरे में रहिएगा, लेकिन आपके एरिया में बिजली पैदा नहीं हो रहा फिर भी आप इंजोरे में हैं, उजाला आपके पास है। क्यों? ड्यू टू द ओनली पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशंस ऑफ अल्टरनेटर के कारण ही पॉसिबल है। या फिर बोल सकते हैं कि सारे ग्रिड कनेक्टेड टू द ग्रिड है, सारे जनरेटिंग स्टेशन कनेक्टेड टू एक दूसरे में क्या है, इंटरलिंक्ड है। ऑल ग्रिड आर इंटरलिंक्ड। ये इंटरलिंक्ड कैसे पॉसिबल है? विथ द पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? बात समझे कि नहीं समझे? अगर पैरेलल ऑपरेशन नहीं होगा तो फिर बहुत चीज मुश्किल हो जाएगा सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें, हमारा एक लड़का को एक लड़की से शादी होना है तो भाई पति पत्नी बन जाएगा, तो उसका कुछ न कुछ कंडीशन होगा ना। ऐसा नहीं कि हमारा ये 10 साल के लड़की है और 50 साल के लड़का, ऐसे शादी होगा क्या? कुछ टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए भाई, इतना एज डिफरेंस होना चाहिए। अब हमारा एक लड़का है और उसका किसी और से शादी हो जाएगा लड़का से, संभव है नहीं ना, लड़का को लड़की ही चाहिए ना भाई, तो एक क्राइटेरिया है, मैच करना चाहिए ना। इसी तरीके से आपका पैरेलल ऑपरेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर या पैरेलल ऑपरेशंस ऑफ अल्टरनेटर के लिए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो पैरेलल ऑपरेशन नहीं पॉसिबल है। जब हम पैरेलल ऑपरेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम डिटेल बताएंगे कि और क्या क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कि शादी करने के लिए क्या भाई, ये लड़का पढ़ा हुआ तो लड़की भी पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। हमारा यहाँ पर ये घर होना चाहिए, ये क्राइटेरिया होना चाहिए, सेम कास्ट होना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत क्राइटेरिया है। तो कुछ नेसेसरी क्राइटेरिया होता है, कुछ डिजायरेबल क्राइटेरिया होता है, कुछ सफिशिएंट क्राइटेरिया होता है, कुछ क्राइटेरिया ऐसा होता है जो नहीं भी सेटिस्फाई करेगा फिर भी पैरेलल ऑपरेशन होगा, लेकिन सेफली सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा। तो सारे को हम डिस्कशन करेंगे पैरेलल ऑपरेशन में। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, जस्ट हम लोग कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का क्या महत्व है। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी अगर नहीं रहेगा तो कंज्यूमर और जनरेटिंग स्टेशन के बीच थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, क्या करना है, और बहुत सारा जो है ग्रिड एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत की सामना है, ठीक है। तो ये दो मेजर्स एडवांटेज है जिसके इंपॉर्टेंस है बोल सकते हैं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का ग्रिड का। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गया, क्योंकि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से सब लाभ है, इसको नोट कीजिए। बाकी नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं हम। चलो अब हम लोग देखेंगे कंपैरिजन, देखेंगे किसके किसके बीच, बताइए। ये हमारा सिंक्रोनस जनरेटर और एसिंक्रोनस जनरेटर के बीच में हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं। हम लोग का हेडिंग क्या है बताइए? कंपैरिजन बिटवीन सिंक्रोनस जनरेटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? अल्टरनेटर एंड एसिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस जनरेटर। इस एसिंक्रोनस जनरेटर को हम लोग इंडक्शन जनरेटर भी बोलते हैं। यानी कि आपका इंडक्शन जनरेटर तथा सिंक्रोनस जनरेटर, या फिर अल्टरनेटर बोल सकते हैं, या इसको सिंक्रोनस बोल सकते हैं, या फिर एसिंक्रोनस या फिर इंडक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। एसिंक्रोनस जनरेटर और अल्टरनेटर दोनों सेम चीज़ है। एसिंक्रोनस जनरेटर और इंडक्शन दोनों सेम चीज़ है। इसको एसिंक्रोनस इसलिए बोलते हैं कि इंडक्शन जनरेटर का स्पीड ऑलवेज जो होता है ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड होता है। कभी भी सिंक्रोनस स्पीड नहीं हो सकता है। सिंक्रोनस स्पीड होगा उसमें ईएमएफ जनरेट करना बंद कर देगा, तो इसलिए इसको एसिंक्रोनस बोलते हैं। इसको सिंक्रोनस अल्टरनेटर को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑलवेज जो रन करता है सिंक्रोनस स्पीड पर ही करता है, उसके अलावा और दूसरा कोई इसका स्पीड नहीं हो सकता है, इसलिए उसको सिंक्रोनस बोलते हैं। नेक्स्ट अब दोनों में डिफरेंसेस का बात करते हैं सर। एक तरफ हम लिख रहे हैं सिंक्रोनस जनरेटर और दूसरे तरफ हम लिख रहे हैं एसिंक्रोनस जनरेटर। दूसरे तरफ क्या लिख रहे हैं? एसिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस, दूसरा एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस में ए लगा दिए,
अगर ए लगा दिए तो क्या हो गया, इंडक्शन हो गया। अब ये क्या है, अल्टरनेटर। सबसे पहला स्पीड, ये जो होता है सिंक्रोनस जनरेटर ऑलवेज रन करता है सिंक्रोनस स्पीड पर, ऑलवेज रन करता है। द रोटर ऑलवेज, इसका रोटर बोले या ये बोले, द रोटर ऑफ जनरेटर इज ऑलवेज, या ऐसे भी बोल सकते हैं, इट रन ऑलवेज एट, इट रन, या द रोटर स्पीड इज ऑलवेज सिंक्रोनस स्पीड, द रोटर स्पीड is always synchronous speed। रोटर स्पीड जो है ऑलवेज क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है, यानी NR बराबर क्या है, NS है, यानी कि NR बराबर NS है। रोटर का स्पीड हमेशा जो होगा से सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगा। किसमें सर, सिंक्रोनस में। लेकिन इसमें क्या होता है बताइए, रोटर स्पीड जो होता है, इसका पहला पॉइंट बात करते हैं, इसका भी पहला ये हो गया। रोटर स्पीड जो होता है, द रोटर स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड, ऑलवेज ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि NR जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा, NS होगा, NR ग्रेटर देन क्या होगा, NS होगा। दूसरा बात, इसका जो स्पीड जो होता है, रोटर का जो स्पीड होता है, ये जो होता है से वेरिएबल होता है, सॉरी, इसका रोटर का स्पीड कांस्टेंट होता है, इसका रोटर का स्पीड वेरिएबल होता है, और वेरिएबल होने के कारण से इसमें फ्रीक्वेंसी इसका वेरिएबल होता है, जबकि इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इट हैव कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी since a speed of rotor is constant, यानी कि F इक्वल टू क्या होगा बताइए, NP/120। ये जो F का मान क्या होगा, 50 हर्ट्ज होगा। J की क्या होता है बताइए, कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। ये चूंकि N जो है से क्या है, पोल तो कांस्टेंट होता ही, एक बार डिजाइन हो गया तो, और N भी कांस्टेंट है, तो N कांस्टेंट होने के कारण फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इट हैव वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज रोटर का जो स्पीड जो होता है से क्या होता है, वेरिएबल होता है, बिकॉज रोटर स्पीड इज वेरिएबल, रोटर स्पीड वेरिएबल होगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा बताइए, 120 जो होगा ये क्या होगा बताइए, वेरिएबल होगा। क्यों, क्योंकि एज N क्या है, वेरिएबल है, N जो है से वेरिएबल है, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। यहाँ तक हम लोग को बात समझ में आ गया। अब देखो, हम लोग ऐसा अभी जस्ट बताएं इंपॉर्टेंट ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, कि ग्रिड से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या चाहिए, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होता है, और इसमें चूंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसको डायरेक्टली ग्रिड से कनेक्ट हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्टली ग्रिड से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं सर, तो सिंक्रोनस जनरेटर से। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी तो सर ऑलवेज कांस्टेंट है, 50 ही हर्ट्ज है, और जब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो इसको तो हम बोलने कनेक्ट कर ही सकते हैं, तो इसको ऑटोमेटिक है कि आप कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये जो होगा से डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्रिड, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्रिड। तीसरा पॉइंट है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्रिड, ये क्या होगा बताइए, डायरेक्टली ग्रिड से कनेक्टेड होगा, और ये वाली जो होगा से डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्रिड नहीं होगा। ठीक है, ये जो होगा इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्रिड, इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्रिड, ये ग्रिड से डायरेक्टली कनेक्टेड सर नहीं होगा।
बात समझ में आया? ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्रिड है, इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्रिड। ये ग्रिड से डायरेक्टली कनेक्टेड आपका नहीं है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर है हमारा डायरेक्टली कनेक्ट, अगर इसको हम ग्रिड से कनेक्ट करना चाहते हैं तो जो भी एसी वेरिएबल है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले डीसी में कन्वर्ट करेंगे, और फिर डीसी में जब आपको हो गया तो उसको एक फिक्स फ्रिक्वेंसी एसी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? फिर ग्रिड से कनेक्ट करेंगे। यानी एसी है लेकिन वेरिएबल है, वेरिएबल को तो ग्रिड से नहीं कनेक्ट कर सकते हैं तो उसको डीसी में बदल देंगे। कैसे डीसी में बदलेंगे? एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या यूज करते हैं, रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। साथ साथ फिर डीसी जब आ गया तो उसको एसी में बदलने के लिए क्या करेंगे, इन्वर्टर, यानी रेक्टिफायर इन्वर्टर का सेट हमारा आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि एसी टू डीसी टू एसी कन्वर्टर लगा करके यूज कर सकते हैं। इफ दे आर कनेक्टेड टू ग्रिड, if they are connected to grid then it require क्या रिक्वायर होगा सर, एसी है लेकिन वेरिएबल फ्रिक्वेंसी है, इसको डीसी में बदलेंगे, डीसी को फिर किस में बदलेंगे बताइए, एसी में बदलेंगे, ठीक है? एसी टू डीसी टू एसी कन्वर्टर आर रिक्वायर्ड, एसी कन्वर्टर आर रिक्वायर्ड, यानी कि ये सब अगर होगा तभी इसको हम लोग ग्रिड से क्या कर सकते हैं सर, कनेक्ट कर सकते हैं। एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, तो आपका रेक्टिफायर। फिर आपका बोले अगर हम कि आपका डीसी से एसी में कौन कन्वर्ट करता है, फिर इन्वर्टर। तो यानी कि रेक्टिफायर, इन्वर्टर, ये सब का जरूरत पड़ेगा। किस में पड़ेगा सर, इसमें हमारा पड़ेगा। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, इसका और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ तक बात बिल्कुल हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसको हम लोग यूज कहाँ करेंगे, ठीक है? इसको कहाँ यूज करेंगे, यूज का हम देखते हैं। अब देखिए हमारा, इसको हम लोग जनरली कॉन्वेंशनल पावर प्लांट में यूज करते हैं। कॉन्वेंशनल कहने का मतलब हो गया थर्मल हो गया, हाइडल हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, इसमें यूज करते हैं। चौथा इसका पॉइंट है, चौथा यूज पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन कॉन्वेंशनल पावर प्लांट, यूज्ड इन कन्वेंशनल पावर प्लांट, ठीक है? ये जो है आपका कन्वेंशनल पावर प्लांट में है, ठीक है? इट इज यूज्ड इन कन्वेंशनल पावर प्लांट। एग्जाम्पल में हो गया बताइए, ये हमारा थर्मल, हाइडल और क्या बताइए, न्यूक्लियर एक्सेट्रा में इसको हम लोग यूज करते हैं। मेनली ये तीन में ही यूज करते हैं, ठीक है? इसका अगर यूज का बात करेंगे तो नॉन कन्वेंशनल में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? इट इज यूज्ड इन नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट। नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट में एग्जाम्पल हो गया विंड हो गया, टाइडल हो गया, एक्सेट्रा, ये सब में इसका यूज करते हैं। क्यों इसका सर, हवा हर समान एक समान नहीं होता है, तो वेरिएबल होगा, तो स्पीड टरबाइन का वेरिएबल होगा, तो वहाँ किसका जरूरत होगा, इंडक्शन। टाइडल में भी वही है, लेकिन इस सब में क्या है, थर्मल हाइडल, इस सब में व्हील जो है कांस्टेंट स्पीड से घूमता है, कांस्टेंट स्पीड से घूमता है, तो हम लोग सिंक्रोनस इजीली यूज करेंगे। क्लियर है, समझे बात? तो ये जो है आपका यहाँ तक से रिलेटेड हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अगर हम बात करेंगे, ठीक है? और कुछ एकाध चैप्टर के बाद हम एकाध लेक्चर के बाद हम लोग कंस्ट्रक्शंस में हम लोग इंटर करेंगे, वहाँ तक रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, सारा डिस्कस करेंगे। तो ये आपका यूट्यूब चैनल पर नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप मेरा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह सारे चीज़ का, ठीक है? जो भी आपके एग्जाम्स में आता है, हमारा ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन हम लोग कहाँ करेंगे, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप है, वहीं पर करेंगे। जो भी चैप्टर्स जैसे खत्म होता है उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन जो है हम लोग कहां पर करेंगे, एप्लीकेशंस में करेंगे, ठीक है? यदि आप बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लें, ठीक है? वहां पर हम लोग करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे, सारा लेक्चर्स भी आपको मिलते रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि यदि हम बात करें कि इसका और कंस्ट्रक्शंस फीचर ये सब का बात करेंगे। ये हमारा दो प्रकार के होता है सिंक्रोनस,
कौन कौन से होता है उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारा छोटा छोटा टर्म्स वगैरह है, तो सारे टर्म्स को भी हम लोग डिफाइन करेंगे। पूरा बेसिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक से अगर क्लियर होगा तो आपको आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सर बात समझ में आ रहा? तो बेसिक क्लियर होना आपको अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए बिल्कुल। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।